जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आंतरिक सुरक्षा की, इंटरनल सिक्योरिटी की। और जो इससे पहले वीडियो आई थी उसमें हमने बात की थी गवर्नेंस की, तो आप उसे भी देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाकर। और इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर जो है मिल जाएगी, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। और जो गवर्नेंस की जो सीरीज़ थी वो उसकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर लेना इन सबको। तो चलिए बढ़ते हैं और जानते हैं कि जो आंतरिक सुरक्षा है वो किस तरह से जो है हमारे लिए ज़रूरी है और किस तरह जो है देश के लिए भी ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें जो है सिलेबस की बात कर लेते हैं कि यूपीएससी के में जो है कौन कौन सा सिलेबस क्या दे रखा है, इसमें ये देख लेते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जैसे कि विकास और फैलते उग्रवाद के बीच संबंध, ये यूपीएससी का सिलेबस है, उन्होंने दे रखा है आंतरिक सुरक्षा के। और आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी तत्वों की क्या भूमिका है। इसके अलावा संचार नेटवर्क है, सोशल मीडिया के माध्यम से आंतरिक सुरक्षा को चुनौती, साइबर सुरक्षा, धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग, सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा चुनौतियाँ एवं उनका प्रबंधन, संगठित अपराध एवं आतंकवाद के बीच संबंध, विभिन्न सुरक्षा बल तथा संस्थाएं और उनका अधिदेश। ये जो सिलेबस है यूपीएससी का है। तो अब चलते हैं, बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि जो विकास और उग्रवाद के बीच संबंध है इनको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। जैसे मौद्रिक नीति हो गया, बजट, राजकोषीय नीति, गवर्नेंस, सरकारी नीतियाँ, आर्थिक समृद्धि, प्राकृतिक आपदा, संसदीय लोकतंत्र और युद्ध। ये सब जो है विकास को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स हैं, कारक हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि आंतरिक सुरक्षा के लिए चुनौती उत्पन्न करने वाले शासन विरोधी कौन कौन से जो तत्व है। जैसे कि नक्सलवाद हो गया, आतंकवाद, व्यवस्था का विरोध करने वाले संगठन। अब चलिए देखते हैं कि जो सुरक्षा है उसका मतलब क्या होता है सुरक्षा का, ये जानते हैं सबसे पहले। जिसमें डर का अभाव न हो उसे ही हम सुरक्षा कहते हैं, सिक्योरिटी कहते हैं। और अधिकारों का उपभोग करने में लोग सक्षम हो, जिसमें कि डर का अभाव भी नहीं हो और डर का जिसमें अभाव हो तथा जो जब लोग अपने अधिकारों का जो है उपभोग करने में सक्षम हो जाएंगे उसे हम सुरक्षा कहेंगे। अब सुरक्षा में कौन कौन सी जो है आ जाती, जैसे कि बाह्य सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, मानसिक सुरक्षा तथा भौतिक सुरक्षा। अब ये आंतरिक सुरक्षा है, ये हमारा यूपीएससी का जो है सिलेबस है। आंतरिक सुरक्षा यूपीएससी के सिलेबस में शामिल है। जैसे बाह्य सुरक्षा की यहाँ पर बात करते हैं। जैसे बाह्य सुरक्षा का मतलब क्या है, जैसे सीमाओं के बाहर की सुरक्षा। जैसे ये भारत है, मान लो जैसे ये भारत है, इसकी सीमाओं के जो बाहर की सुरक्षा को बाह्य सुरक्षा कहते हैं। आंतरिक सुरक्षाओं जो मतलब इसके सीमाओं के अंदर की सुरक्षा को आंतरिक सुरक्षा कहते हैं। और साइबर सुरक्षा जो है लैपटॉप कंप्यूटर के जो साइबर सुरक्षा उससे संबंधित, मानसिक सुरक्षा और भौतिक सुरक्षा, ये सब जो है इसकी सब की बात करेंगे। बाह्य सुरक्षा में जैसे यहाँ पर राष्ट्रीय सीमाएं सुरक्षित हो उसे हम बाह्य सुरक्षा कहते हैं। जिसमें संप्रभुता सुरक्षित हो, संप्रभुता का मतलब होता है जो अपने निर्णय लेने में सर्वोच्च हो, किसी के अधीन नहीं हो। बाह्य आक्रमण से सुरक्षा हो, वो बाह्य सुरक्षा के अंतर्गत आ जाती है। आंतरिक सुरक्षा जैसे देश की सीमाओं के भीतर की सुरक्षा आंतरिक सुरक्षा हो जाती है। संविधान द्वारा प्रदत्त अधिकारों का जो है उपभोग संभव हो, कानून का पालन हो, शांतिपूर्ण से अस्तित्व हो, वो आंतरिक सुरक्षा होती है। अब बात करते हैं विकास की, जिसमें कि सामाजिक विकास, राजनीतिक विकास, आर्थिक, सतत, बौद्धिक तथा नैतिक, ये सब विकास के अलग अलग तत्व हैं। विकास की बात करें तो लक्ष्य की ओर निरंतर अग्रसर तथा लक्ष्य के करीब पहुंचना, मूल्य, ज्ञान, संपत्ति में गुणात्मक समृद्धि होना, ये जो है विकास है। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि आंतरिक सुरक्षा को जो प्रभावित करने वाले वो कारक हैं, वो कौन कौन से कारक हैं। जैसे गरीबी, बेरोजगारी, पड़ोसी देशों के जो है नकारात्मक व्यवहार, उनका अभिशासन की असफलता, कानून का बेहतर क्रियान्वयन न होना, प्रशासनिक विफलता एवं वंचित वर्ग के प्रति जो है उदासीनता,
सामाजिक न्याय की बात करें, जाति, धर्म, क्षेत्र एवं लैंगिक आधार पर भेदभाव का अभाव, संसाधनों का न्यायोचित वितरण ही जो है सामाजिक न्याय कहलाता है, जिसमें मतलब किसी के साथ जाति, धर्म या क्षेत्र और लिंग के संबंध में मतलब किसी के साथ जो है भेदभाव नहीं करना, और संसाधनों का न्यायोचित वितरण, सभी को जो है संसाधनों का बराबर हिस्सा मिलना सामाजिक न्याय कहलाता है। अभी बात करते हैं आंतरिक सुरक्षा एवं गवर्नेंस की। गवर्नेंस को पिछली क्लास में अच्छी तरह से समझे थे हम, वो आप देख सकते हो दोबारा, यहाँ पर भी देख लेते। जैसे गवर्नेंस क्या होता है कि नीति निर्माण एवं नीति क्रियान्वयन में सरकार के साथ बाजार एवं नागरिक समाज की इसमें भूमिका होती है, लेकिन जो सरकार होते हैं उसमें नागरिक समाज की भूमिका नहीं होती है, और गवर्नेंस में नागरिक समाज की भूमिका होती है। इससे विचार विमर्श नागरिकों से किया जाता है। अब देखते हैं कि इसमें समाज की भूमिका होती है, जैसे कि अब समाज की भूमिका होगी तो क्या होगा कि नीतियाँ जन उन्मुख होगी, जन कल्याण होगा, वंचित वर्ग का इससे कल्याण होगा और वंचित वर्ग का विकास होगा। फिर क्या होगा, इससे व्यवस्था का जो है लोग समर्थन करेंगे और कानून का अनुपालन करेंगे, शांति व्यवस्था में वृद्धि होगी, लोग अपने अधिकारों का जो है उपभोग करेंगे, और हमारी क्या होगा फिर आंतरिक सुरक्षा इससे मजबूत होगी। दूसरी तरफ देखेंगे तो इससे क्या होगा, अगर समाज की भूमिका बढ़ेगी तो लोकतांत्रिक मूल्य जो है वो मजबूत होंगे, प्रशासनिक जवाबदेहिता में वृद्धि होगी और भ्रष्टाचार में कमी होगी, नीतियों का जो है बेहतर क्रियान्वयन होगा। परिणाम स्वरूप क्या होगा, फिर सामाजिक न्याय बढ़ेगा और जनता को लाभ मिलेगा, और नक्सलवाद जन्म नहीं लेगा तथा व्यवस्था का लोग समर्थन करेंगे। परिणाम स्वरूप आंतरिक सुरक्षा जो है वो मजबूत होगी। अब यहाँ पर प्रश्न देख लेते हैं। एक, आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने में गवर्नेंस एवं सशक्त भूमिका निभा सकता है, स्पष्ट करें। ये आप प्रश्न जो है लिख कर देखना, यूपीएससी में से ही जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। गवर्नेंस की विफलता आंतरिक सुरक्षा को अत्यंत कमज़ोर कर देता है, परीक्षण कीजिए। तो आपको कैसे लिखना है वो यहाँ पर बताते हैं, जैसे कि सबसे पहले गवर्नेंस का अर्थ बता देना है, उसके बाद दूसरे पैरे में क्या करना है, गवर्नेंस कैसे भूमिका निभा सकता है जो ऊपर देख लिया है, और अंत में अच्छा सा निष्कर्ष बता देना है। गवर्नेंस एवं आंतरिक सुरक्षा में सहवर्ती जो संबंध है, जैसे कैसे गवर्नेंस मजबूत होगा तो क्या होगा कि आंतरिक सुरक्षा भी मजबूत होगी, और यदि गवर्नेंस कमज़ोर होगा तो आंतरिक सुरक्षा भी कमज़ोर होगी। अब बात करते हैं सामाजिक न्याय एवं आंतरिक सुरक्षा की। अब इसमें क्या होगा कि जैसे रोजगार का सृजन, संसाधनों का वितरण, सामाजिक, यहाँ से देखते हैं जैसे कि मान लो क्या होगा कि सामाजिक न्याय होगा तो देश में शांति व्यवस्था बढ़ेगी, और देश में निवेश होगा, और देश में निवेश होगा तो औद्योगिकरण जो है बढ़ेगा और रोजगारों का सृजन होगा। परिणाम स्वरूप जो संसाधनों को लोगों में वितरण होगा। अब सामाजिक न्याय एवं आंतरिक सुरक्षा में जैसे जाति, धर्म एवं क्षेत्र एवं लैंगिक आधार पर भेदभाव का जो अभाव है उसे हम सामाजिक न्याय कहते हैं। इससे क्या होगा, संसाधनों का जो है वो न्यायोचित वितरण होगा। संसाधनों का न्यायोचित वितरण होगा तो क्या होगा कि आर्थिक असमानता में कमी होगी, गरीबी में कमी होगी, और आगे वंचित वर्ग का विकास होगा। वंचित वर्ग का विकास होगा तो इससे क्या होगा कि वंचित वर्ग जो है वो व्यवस्था का समर्थन करने लगेंगे, सरकार का समर्थन करने लगेंगे, और जब सरकार का समर्थन करने लगेंगे तो नक्सलवादी जैसी जो समस्या वो जन्म नहीं लेगी, कम होगी, आंतरिक सुरक्षा इससे मजबूत होगी। दूसरी तरफ देखें, अगर संसाधनों का जो न्यायोचित वितरण होगा और सामाजिक जो न्याय में वृद्धि होगी तो इसके क्या परिणाम होंगे, जैसे जातीय धार्मिक संघर्ष जो है वो नहीं होंगे, तथा विकास में जो है सभी की सहभागिता में वृद्धि होगी, और सभी की सहभागिता होगी तो शांतिपूर्ण से अस्तित्व होगा, कानून का लोग यहाँ पर पालन करेंगे तथा सभी के लिए जो है अधिकार उपयोग उनका संभव होगा। सामाजिक न्याय एवं आंतरिक सुरक्षा जो है ये आंतरिक सुरक्षा इससे मजबूत होगी, और देश में शांति व्यवस्था तथा लोग सुरक्षित जो है महसूस करेंगे। फिर इससे क्या होगा कि देश में निवेश होगा, औद्योगिकरण बढ़ेगा, रोजगार का सृजन होगा, गरीबी में कमी होगी, और दूसरी तरफ पर्यटन बढ़ेगा, विदेश पूंजी आएगी, रोजगार बढ़ेगा तथा जन कल्याणकारी योजनाओं का जो है सफलतापूर्वक संचालन होगा। अब इन दोनों से क्या होगा कि जो है सामाजिक न्याय होगा। जो है सामाजिक न्याय और आंतरिक सुरक्षा जो है दोनों ज़रूरी है, दोनों में इंटरेक्शन अंतरक्रिया भी होना जो है ज़रूरी है।
अब प्रश्न देख लेते हैं यहाँ अच्छा सा, आप इनको लिख कर देखना। यूपीएससी में इस तरह के जो है प्रश्न पूछे जाते हैं। लगभग जो है आंतरिक सुरक्षा और जो गवर्नेंस है अपना, इससे 30-30, 40-40 के नंबर यूपीएससी में जो है पूछे जाते हैं। इनका वेटेज बहुत ज़्यादा है, इसलिए ये ज़रूरी हो जाते हैं। सामाजिक न्याय को मजबूत किए बिना आंतरिक सुरक्षा एक स्वप्न की तरह है, स्पष्ट करें। इसको आप लिख कर देखना। सामाजिक न्याय, अब क्या होगा कि अगर सामाजिक न्याय मान लो कमज़ोर होगा तो इसके क्या क्या परिणाम हो सकते हैं वो देखते हैं। जिससे सामाजिक न्याय कमज़ोर होगा तो जाति धर्म के आधार पर जो है भेदभावों में वृद्धि होगी। जाति एवं धार्मिक भेदभाव से सभी को विकास में समान अवसर वो नहीं मिलेंगे। अब इसके क्या होंगे परिणाम, व्यवस्था के प्रति जो है आक्रोश पैदा होगा लोगों में, शांतिपूर्ण से अस्तित्व जो है इसका अभाव होगा। व्यवस्था तथा कानून का लोग विरोध करने लगेंगे। समुदाय जो है वो हथियार उठाने पर जो है मजबूर हो जाएंगे। नक्सलवाद या आतंकवाद जैसी समस्याएं जन्म लेंगी। अगर सामाजिक न्याय का जो है अभाव होगा तो परिणाम स्वरूप आंतरिक सुरक्षा कमज़ोर होगी। इससे दूसरी तरफ देखें, सामाजिक न्याय अगर कमज़ोर होगा तो क्या होगा, संसाधनों के न्यायोचित वितरण का अभाव होगा। आर्थिक असमानता एवं गरीबी में जो है वो वृद्धि होगी। लोग व्यवस्था में परिवर्तन जो है बल देंगे, मतलब जो है सरकार को बदलना चाहेंगे या व्यवस्था का जो है विरोध करने लगेंगे। परिणाम स्वरूप उग्रवाद को जो है प्रोत्साहन मिलेगा और आंतरिक सुरक्षा पर जो है चोट होगी। परिणाम स्वरूप क्या होगा कि आंतरिक सुरक्षा इससे भी कमज़ोर होगी। अब प्रश्न देख लेते हैं एक और, आंतरिक सुरक्षा के लिए लोकतांत्रिक एवं सामाजिक स्तर पर प्रयास करने की आवश्यकता है, स्पष्ट करें। इसको आप देख लेना अच्छे से लिखकर। अब बात करते हैं यहाँ पर वैश्वीकरण एवं आंतरिक सुरक्षा की। विश्व की अर्थव्यवस्था का एकीकरण ही वैश्वीकरण होता है। जैसे पूंजी उत्पाद का जो है मुक्त आवागमन, जिसमें टैक्स वगैरह छोड़ दिए जाते हैं, बंद कर दिए जाते हैं, वो वैश्वीकरण आ जाता है। जहाँ पर कि सभी जो देशों की जो है अर्थव्यवस्था का यहाँ पर मिला दिया जाता है, एकीकरण कर दिया जाता है। विकसित क्षेत्रों में निवेश होगा और अविकसित क्षेत्रों में निवेश कम। क्षेत्रीय विषमता में वृद्धि होगी। परिणामतः पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के अंदर जो है इससे आक्रोश पैदा होगा। और क्या होगा, व्यवस्था एवं सरकारी नीति का लोग विरोध करेंगे और कानून का जो है विरोध बढ़ेगा और इससे क्या होगा फिर आंतरिक सुरक्षा कठिन होगी। अब वैश्वीकरण एवं आंतरिक सुरक्षा में और देखें तो वैश्वीकरण के युग में प्रतिस्पर्धा में जो है वृद्धि होगी। प्रतिस्पर्धा में बने रहने के लिए कंपनियां लागत में कटौती पर जो है बल देगी। अब इससे क्या होगा कि तकनीक का प्रयोग और श्रमिकों की छटनी होगी और बेरोजगारी में वृद्धि होगी। अब बेरोजगारी में वृद्धि होगी तो इसके क्या परिणाम हो गया, गरीबी में वृद्धि, व्यक्तिगत असमानता में वृद्धि। परिणाम थे जो है व्यवस्था में विरोध उत्पन्न होगा। अब इससे क्या होगा, यहाँ तो लोग जो है नक्सलवाद का समर्थन करने लगेंगे, यहाँ फिर जो है सरकार को ही बदलने की कोशिश करेंगे। इससे भी क्या होगा कि आंतरिक सुरक्षा अपनी इसके समक्ष चुनौतियाँ होगी, कठिन जो है आंतरिक सुरक्षा होने लगेंगी। अब वैश्वीकरण एवं आंतरिक सुरक्षा में और देखें तो क्या होगा, इससे वैश्वीकरण से आंतरिक सुरक्षा मजबूत हो सकती है कि यदि पूंजीवाद को प्रोत्साहन मिले, उपभोक्ता को प्रोत्साहन मिले। परिणामतः यहाँ पर क्या होगा, इससे फिर जो है लोग जो है धर्म से तटस्थ होंगे और धर्मनिरपेक्ष समाज बनेगा। धर्म को लेकर संघर्ष कम या समाप्त तथा सांप्रदायिक तनाव की जो है संभावना कम होगी और आंतरिक सुरक्षा जो है वो मजबूत होगी। अब देखें जैसे यूरोपीय एवं पाश्चात्य संस्कृति का प्रसार, जैसे संस्कृतियों का एकीकरण, सांस्कृतिक विविधता समाप्त होगी। संस्कृति को लेकर जो है संघर्ष समाप्त होगा और आंतरिक सुरक्षा मजबूत होगी। और वैश्वीकरण में देखें तो पूंजी का यदि निवेश होगा तो सरकार को राजस्व प्राप्ति होगी। औद्योगिकरण बढ़ेगा। सरकार जन कल्याणकारी योजना का पर जो है खर्च करने लगेंगी। लोगों का विकास बढ़ेगा सरकार की ओर और रोजगार का सृजन होगा। गरीबी में कमी होगी और दोनों से क्या होगा, इनसे परिणाम तो जो है व्यवस्था का लोग समर्थन करने लगेंगे और कानून का पालन करेंगे, शांति व्यवस्था को बढ़ाने में मदद करेंगे और इससे हमारी आंतरिक सुरक्षा फिर से मजबूत जो है हो जाएगी। अब यहाँ पर जैसे पूंजी का निवेश होगा तो गरीबी में कमी, रोजगार का जो है वृद्धि होगी और औद्योगिकरण बढ़ेगा। ये डायग्राम हो जाता है यहाँ। अब यहाँ पर जो है अच्छा सा एक प्रश्न देख लेते हैं, वैश्वीकरण के युग में आंतरिक सुरक्षा की समीक्षा करें। अब यहाँ पर आप देखना, इसको लिखकर अच्छे से मेंस की जो है आंसर राइटिंग आप प्रैक्टिस कर सकते हो। यहाँ पर
जैसे अब सबसे पहले वैश्वीकरण का अर्थ बताना है, फिर दूसरे पैरे में क्या करना है कि जैसे भारत जैसे देश आर्थिक समृद्धि के लिए वैश्वीकरण की ओर चल पड़ा और ये माना गया कि वैश्वीकरण से आंतरिक सुरक्षा मजबूत होगी। क्यों होगी? क्योंकि इसके यहाँ से जो है दो चार फैक्टर्स बता देने हैं। अब तीसरे पैरे में क्या करना है, यहाँ पर कुछ बताना है, जैसे कि यदि वैश्वीकरण से क्षेत्रीय विषमता में वृद्धि होगी तो आंतरिक सुरक्षा के समक्ष चुनौती बढ़ सकती है। क्यों बढ़ सकती है? इसके एक दो तीन चार जैसे करके इस पॉइंट लिख देने हैं। अब अगले पैरे में क्या करना है, जैसे अतः वैश्वीकरण के युग में आंतरिक सुरक्षा को मजबूत बनाए रखने के लिए समावेशी विकास के साथ वैश्वीकरण का मानवीकरण आवश्यक है। ये सब बता देने और अंत में जो है एक अच्छा सा निष्कर्ष बता देना। निष्कर्ष लिखते समय जो है कभी भी नेगेटिव बात नहीं करनी है, हमेशा पॉजिटिव जो है बात ही बतानी है। और पीडीएफ के लिए जो है आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हो और इसकी में जो है गवर्नेंस की जो पीडीएफ ये सब जो है पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। इसके अलावा भी जो अन्य सीरीजें कंटिन्यू कर रखी है उनकी जो है वो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो। उनको बहुत सारी हो गई, जैसे गवर्नेंस हो गया, जियोग्राफी होगी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक हो गया, इथिक्स हो गया, ये सब जो है आपको प्लेलिस्ट में इनकी जो है सीरीजें मिल जाएंगी, वहाँ से आप देख लेना और पीडीएफ टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। तो मिलते हैं अब। आज जो है आंतरिक सुरक्षा का पहला लेक्चर था। अब अगले जो है लेक्चर्स में मिलेंगे।